प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव रहा, प्लेटो ने किस तरह से अपने दार्शनिक राजा की और आदर्श राज्य की विशेषताएं बताई हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि आदर्श राज्य की क्या विशेषताएं हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य वर्ग विभाजन पर आधारित था। प्लेटो का मानना था कि हर व्यक्ति अपने कार्य में एक विशिष्टता लिए हुए रहता है और यह विशिष्टता उसके कार्य के लिए जरूरी होती है। जैसे उसका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसे दक्षता प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य की उपेक्षा करके दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो वह अकुशल कहलाता है और उससे अज्ञानता जैसे कई दोषों का जन्म होता है। प्लेटो का मानना था कि प्रकृति ने मनुष्य को कुछ प्राकृतिक योग्यता प्रदान की है जिससे व्यक्ति को उस योग्यता का लाभ उठाना चाहिए। और इसी कड़ी में प्लेटो ने समाज में, पूर्व में भी मैंने बताया था, 3 वर्गों की बात बताई है, जैसे दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग। दार्शनिक वर्ग जो होता है वो विवेक प्रधान होता है और यह वर्ग समाज में समाज कल्याण और वर्ग संतुलन बनाए रखता है। इसी तरह से वो सभी लोग दार्शनिक होंगे जो कि समाज में एक संतुलन बनाए रखने का कार्य करेंगे। सैनिक वर्ग उत्साह पूर्ति वाला होता है और देश में शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। और यह जो तीसरा जो वर्ग है वो तृष्णा की पूर्ति करने वाला होता है, जिसे उत्पादक वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि प्लेटो की निगाह में, प्लेटो की नज़र में कोई भी कार्य कम महत्वपूर्ण है, बल्कि उसका मानना था कि समाज की रचना इस कार्य विभाजन के आधार पर ही हुई है। तो इस तरह से प्लेटो ने बताया कि किस तरह से एक आदर्श समाज की, आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है कि हर व्यक्ति में जो एक गुण होता है और वह उस गुण को पूरा करते हुए अपना कार्य करेगा तो एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकेगी। इसी में दूसरा पॉइंट आता है न्याय की प्राप्ति। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो न्याय की आधारशिला है, न्याय है। उसका मानना था कि न्याय का अर्थ यहाँ पर इस दृष्टिकोण से लिया जाता है, प्रत्येक वर्ग अपना जो अधिक नैसर्गिक गुण हैं जिनकी उन्होंने चर्चा करी कि भाई दार्शनिक राजा में ये गुण होने चाहिए और उत्पादक वर्ग में ये और सैनिक वर्ग में ये, तो इसका मतलब ये है कि पहले भी आपको बताया गया है कि उन्होंने 3 तत्वों की चर्चा की गई है। इन 3 तत्वों में विवेक, उत्साह और तृष्णा, जिससे उन्होंने दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक 3 वर्ग माने हैं। और न्याय में भी प्लेटो ने बताया है कि इन तीनों वर्गों द्वारा अपने तीनों कार्यों का निष्पादन संतुष्टिपूर्वक, सफलतापूर्वक किया जाए तो वह न्याय कहलाता है। उसने कहा कि ये जो तीनों वर्ग हैं अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे और उनके लिए उन्होंने शिक्षा की भी उचित व्यवस्था की थी। इसलिए प्लेटो के जो आदर्श राज्य की आधारशिला है वो न्याय भी कहलाती है। प्लेटो शिक्षा का बहुत अधिक समर्थक था और उसका मानना था कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए वह इन तीनों वर्गों के लिए एक अनूठी शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करता था। इसमें उसने बताया कि प्लेटो की जो शिक्षा है वो एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति की समाज के आदर्शों और कार्यों के अनुकूल अपने आप को ढाल सकती है। शिक्षा को प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया। इसमें उनका मानना था कि शिक्षा पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि
अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए व्यक्ति को उत्साहित करती है। और प्लेटो ने शिक्षा को एक सकारात्मक साधन माना है। उनका मानना था कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का एकमात्र साधन है, और जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यक्तियों में सामाजिकता के भाव पैदा करती है। और प्लेटो ने शिक्षा को राज्य के हाथों में केंद्रित किया है। इसी तरह से यूनानी परंपरा के अनुसार प्लेटो शिक्षा को नागरिक चरित्र निर्माण का एक प्रबल साधन मानता है। प्रोफेसर सेबाइन ने बताया था कि प्लेटो का राज्य पहला और सबसे ऊंचा शिक्षण संस्थान है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो राज्य द्वारा एक नियंत्रित शिक्षा पद्धति का समर्थक था। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के दो तरीके बताता है। प्रथम शिक्षा का सकारात्मक तरीका है तथा दूसरा साम्यवादी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासकों का न तो निजी परिवार होगा और न ही निजी संपत्ति। प्लेटो का मानना था कि परिवार का मोह शासक को संकीर्णता के जाल में फंसाता है तथा इस मोह के तहत वह ईमानदारी से के मार्ग से दूर हट जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप न्याय का मार्ग अवरुद्ध होता है। तो प्लेटो का मानना था कि ना तो राजा को अपना परिवार होना चाहिए और ना ही उसके कोई निजी संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसे अपने कर्तव्य से विमुख कर देती हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्लेटो ने शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को, दो वर्ग हैं, उनको उसने इन दोनों चीजों से, परिवार से और संपत्ति से मुक्त होने की बात कही है। और वह मानता था कि शिक्षा को उसने इन दोनों के लिए आवश्यक माना है। फिर आता है डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम का विभाजन। श्रम विभाजन का सिद्धांत भी प्लेटो के आदर्श राज्य से जुड़ा हुआ है कि इसमें मतलब यह है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से समाज में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अतः जो कार्य विभाजन है वह प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार है। और प्लेटो का मानना था कि समाज में जो कोई भी उत्पादित वस्तुएं हैं, पारस्परिक सेवाएं हैं, उनका आदान प्रदान करना ही एक आदर्श समाज का जन्म देता है। तो प्लेटो श्रम के विभाजन को भी महत्वपूर्ण स्थान देते थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्त्री पुरुष की समानता। प्लेटो का मानना था कि स्त्री पुरुष समान है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि प्लेटो ने शासक और अभिभावक वर्ग में बनने स्त्रियों को भी यह अधिकार दिया था। उनका मानना था कि अगर स्त्रियों को पुरुषों के समान राज्य के कार्यों में बराबरी का हाथ बटाने का अवसर दिया जाएगा तो वह क्या करेंगी, वो घर, रसोई या संतानोत्पत्ति की जो एक ट्रेंड जो डेवलप हो रहा है उनसे मुक्त होकर के राज्य के लिए काम कर सकेंगी। प्लेटो का मानना था कि स्त्री पुरुष में प्राकृतिक प्रक्रियाओं में और क्षमताओं में कोई अंतर नहीं होता है। किसी भी स्त्री में इतनी योग्यता अवश्य होती है कि वह राजनीतिक और सैनिक कार्यों में भाग ले सकती है। और ये वास्तव में जो ये कंसेप्ट था ये हम आज आधुनिक समाज में भी प्रत्येक देश के संविधान में ये बात देख सकते हैं। तो प्लेटो एक तरह से आधुनिक राज्यों के लिए मार्गदर्शक कहा जा सकता है। ऑर्गेनिक यूनिटी या सावयवी एकता क्या है? प्लेटो के अनुसार राज्य आत्मा का ही विराट रूप है। राज्य आत्मा, पहले भी मैंने बताया था कि प्लेटो मानता है
कि व्यक्तियों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से आदर्श राज्य में जो राज्य है वो उसको बताया गया है शरीर, और उसके जो अंग हैं वो व्यक्ति होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य अपने व्यक्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है, और अगर कोई भी अंग उससे अलग होकर कुछ गलत करने का प्रयास करता है तो वह उसको वहीं की वहीं स्टॉप कर देना चाहता है। इसलिए प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए सावयवी एकता पर बल दिया है। और प्लेटो का जो राज्य है वो कहीं भी दमनात्मक नहीं है, वो हमेशा एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चलता है, और लोगों में सद्गुण की प्राप्ति के लिए राज्य की आवश्यकता को अनुभव किया गया है। और प्लेटो ने माना कि राज्य व्यक्ति में रहकर ही सद नागरिक बन सकता है, सद्गुण की प्राप्ति कर सकता है और सर्वोत्तम अच्छाई को पूर्ण कर सकता है। आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य के मध्य किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं पाया जाता है। एक और बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि लिखित कानून की प्लेटो ने उपेक्षा की थी, क्योंकि उसका मानना था कि जो उन्होंने फिलोसफर किंग की कल्पना की है वो स्वयं एक ज्ञान की प्रतिमूर्ति है जिससे उसका सद्ज्ञान प्राप्त है। प्लेटो का दार्शनिक शासक कानून के शासन के अंकुश से मुक्त रहते हुए भी अत्याचारी शासक नहीं है। मतलब वो मानता था कि राजा को किसी तरह के कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है, वह गुणों की खान है, वह सद्गुणों का प्रचारक है। प्लेटो ने कला और साहित्य में पहचान बनाई और उन्होंने अपने नागरिकों में नैतिक दृष्टि से इन सबको, संगीत है, कला है, साहित्य है, इन पर इनका विचार विकसित करके एक जनता में सद्गुणों के विचार की विकास करने की बात कही है। प्लेटो ने कहा कि राज्य का कोई भी ऐतिहासिक राज्य जो है वो ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं है, वह राज्य के आध्यात्मिक व्यवहार को स्वीकार करता है। और ये जो आध्यात्मिक विचार हैं वो क्या हैं? आत्मा के उन्होंने 3 गुण बताए थे, विवेक, शौर्य और तृष्णा, जिसकी हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। इसलिए उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य एक अच्छा जो है आभास करवाता है, जिसका कि लेकिन अभी तक वह राज्य हमें फिजिकली रूप से देखने का हम सक्षम नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये जो प्लेटो ने भी ये बताया था कि वास्तव में ये जो राज्य है वो स्वर्ग का है, धरती पर नहीं है। पहले भी मैंने आपको चर्चा करी थी कि उन्होंने ये जो राज्य की जो कल्पना की है वो स्वर्ग में की है। तो इस तरह से हमने प्लेटो के आदर्श राज्य की बात करी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे प्लेटो की आलोचनाएं क्या हैं। थैंक यू।